बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अब ये जो लेक्चर है आपका, इस लेक्चर को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसमें डायलैक्टिक्स के मुताबिक कि डायलैक्टिक्स होता क्या है, कौन सी मेन उसकी टाइप्स हैं और उसमें फिनोमिना किस तरीके से होता है। क्योंकि हमने देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, जब हमने उसके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी जो इंसुलेटर है दूसरे लफ्जों में उसको प्लेस किया, तो हमने देखा कि उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ गई थी। तो अब देखते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं, किस तरीके से कैपेसिटेंस बढ़ती है और क्या रिलेशन इसके अंदर होता है या क्या फिनोमिना इसके अंदर होता है कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इन्हांस करते हैं। तो आमतौर पे डाइलेक्ट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ये ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिनके पास कंडक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कि वो अगर उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसके अंदर से करंट को पास करें, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे मटेरियल्स को यानी ऐसे इंसुलेटर्स को हम लोग नाम डाइलेक्ट्रिक्स ही का देते होते हैं पुत्र। और ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये याद रखना पुत्र, आपके आम तौर पे दो किस्म के होते हैं पुत्र। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करता हूं कि वो जो दो किस्म के डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो आपके पास कौन से हैं और इनके अंदर हमारे पास किस तरीके से ये कैपेसिटेंस को कौन सी चीज है जो कि उस कैपेसिटेंस को इनहांस करती है, तो उसकी तरफ फिर आऊंगा मैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक ये क्या होते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक्स तो इंसुलेटर्स ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स which do not have which do not have free charges for conduction of electricity are known as डाइलेक्ट्रिक्स। और ये क्या होते हैं? इनकी टाइप्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नंबर टू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ये दो किस्म के हैं, पोलर और नॉन पोलर। अब ये जो पोलर और नॉन पोलर हैं इनका बिहेव ये किस तरीके से हैं, इनका बिहेव क्या होता है, ये चीज ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस की थी। अब देखो पोलर यानी पोल्स हैं उसके, तो पोलर की बात कर रहा हूं और ये वो बिहेवियर है विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अभी हमने क्या किया है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी इसमें होता क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पे वाटर हो गया, H2O हो गया, इधर हो गया ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन है और यहाँ एक H+, इधर दूसरा H+, तो इन दोनों के सेंटर में देखें तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव यहाँ होगा। तो ये देखो इनके दरम्यान में ये एक सेपरेशन बन गई, तो ये एक डायपोल बना आगे हैं। ये क्या कर गए, ये एक डायपोल बना आगे हैं। तो ऐसे जो डायपोल्स होते हैं विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहलाते हैं आपके पास कौन से, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास, और ये जो है आपके पास पोलर, यहां लाजिमी बात है कि आपके पास सेपरेशन है तो ये डायपोल मूवमेंट रखेंगे, तो इनके अंदर है डायपोल मूवमेंट। इनकी क्या होती है, डायपोल मूवमेंट होती है, इनकी डायपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं सेंटर जो इन चार्जेस के हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, थोड़े वाइड होते हैं, उनके दरम्यान में सेपरेशन होती है, इसलिए इनके दरम्यान डायपोल मूवमेंट होती है। और इनको आमतौर पे, क्योंकि ये भी इनके सेंटर में है और ये सेंटर में, तो ये दोनों एक जगह नहीं है, तो इसलिए ऐसों को हम लोग आमतौर पे एसिमेट्रिक भी कहते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक नहीं है, सेंटर इक्वल डिस्टेंस पे ये नहीं है। इनके मुकाबले में जो दूसरे हैं वो क्या है आपके पास, उसमें विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो CO2 जैसे हो गया, CO2। अब CO2 क्या है कि यहाँ डायपोल कार्बन आपके पास आ गया और इधर O यहाँ है इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो अगर आप यहाँ देखो तो विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनका नेगेटिव सेंटर में अगर हो तो यहाँ ही होगा, और ये पॉजिटिव है कार्बन पे तो इधर ही पॉजिटिव, तो इनके दरमियान में कोई सेपरेशन नहीं है। या इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ कोई डायपोल नहीं बन रहा, यहाँ नो डायपोल मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ here have नो डायपोल मूवमेंट, यहाँ कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ डायपोल नहीं बन रहे, तो यहाँ डायपोल बना नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये आपके पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कहलाते हैं आपके पास। तो ये क्या हो गए, ये पोलर, एसिमेट्रिक, नॉन पोलर आपके पास क्या कहलाते हैं, वो सिमेट्रिक कहलाते हैं। लेकिन ये वो बिहेवियर है जब हम लोग कहते हैं कि इनके ऊपर हमने फील्ड अप्लाई नहीं की। अब क्या करते हैं, जब हम इनके दरमियान इनको फील्ड के अंदर रखते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको ऐसे कह देता हूँ ताकि आप इसको समझ सको। ये देखो नॉन पोलर और ये मैंने कह दिया आपको, तो ये उस वक्त बिहेवियर है कि एक एक एग्जांपल दिए मैंने, जब आप लोग ये कहते हो कि हमने इसको बगैर फील्ड के दोनों को रखा है, तो एक एसिमेट्रिक है और दूसरा सिमेट्रिक कहलाता है, यानी एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है। एक एक एग्जांपल से मैंने आपको इसको भी समझाया। अभी इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, इसी को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास उनकी दो टाइप्स थी, पोलर और नॉन पोलर, और उनकी एग्जांपल कि जब हम लोगों ने इसको फील्ड में अभी नहीं रखा तो एक के पास जो एसिमेट्रिक है वो डायपोल बनाता है, उसके पास डायपोल मूवमेंट है, लेकिन जो सिमेट्रिक होता है उसके पास डायपोल मूवमेंट नहीं है, इसलिए उसके पास डायपोल नहीं है। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रखता हूं। जैसे मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, जो आपके पास सिमेट्रिक थे वो क्या होंगे, ये सी इधर हो और इधर भी हो है ऑक्सीजन। अब पहले इनका बिहेवियर देख लो। व्हेन
अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल फील्ड में अब हम लोग रखे हैं इसको। पहले इनके सेंटर क्या थे, इधर ही पॉजिटिव इधर ही नेगेटिव, दोनों एक जगह कंसाइड थे, कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं थी उधर। अब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उसका मैंने ये लिखा हुआ है चार्ज पे। अब जैसे हम फील्ड में रखते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेके जाती है, अपनी तरफ खींचती है। तो ये क्या करेगी, ये इसको अपनी तरफ लेके जाएगी। मिसाल के तौर पे इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो नेगेटिव यहाँ बैठा हुआ है ये हमेशा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, तो इनके दरमियान थोड़ी सी सेपरेशन आ जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब क्या होगा, ये क्या बनाएगा, ये वहां डायपोल बना रहेगा उधर। तो जब ये वहां डायपोल बनाएगा तो इसका मतलब है अब इसके अंदर डायपोल मूवमेंट आ गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये एक्ट कर रहा है आपके पास, क्योंकि डायपोल बन गया है, इसके अंदर डायपोल मूवमेंट आ गई है। तो ये उस वक्त है जब आप लोगों ने इसके अंदर एक फील्ड को अप्लाई कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल क्या थी, कि ये वो सूरत हाल थी कि जब हमने कहा कि आपके पास जब आपने फील्ड इन पे अप्लाई की, तो ये उनकी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा कि जो ऑलरेडी पहले से जिनके अंदर डायपोल मूवमेंट थी, पहले से डायपोल थे, वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे। अब मैं अगर उसकी बात करूं, यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक है, अब मैं अगर उसकी बात करता हूं, तो अब ये देखो, अब यही चीज मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कहता हूं। ये देखो, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट का, ये था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट पे था। तो इसके दरम्यान में यहां आपके पास ये वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये डाइलेक्ट्रिक है, इसको मैं कहता हूं ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो डायपोल बने, क्योंकि अभी बात की कि उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन पहले भी थी। अब क्या होगा कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, बाउंड करेंगे किन को, नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ, और माइनस क्या करेगा, वो पॉजिटिव को अपनी तरफ बाउंड करेगा। तो आपके पास ये सूरत हाल आ जाएगी। ये उस वक्त आएगी जब आप फील्ड अप्लाई करते हो, ये जब आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हो। तो अब उनके क्या होंगे, ये जो डायपोल बने हुए हैं ये क्या करेंगे, ये अपने आप को उस अलाइनमेंट में रख लेंगे, उस फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे जिस तरफ आपकी फील्ड है। मैं कहता हूं ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके अंदर जो डायपोल बनेंगे वो इस तरीके से अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को अरेंज करें। तो देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो इस तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ एक लेयर इनकी पॉजिटिव चार्जेस की आ जाएगी, इस तरफ लेयर एक नेगेटिव चार्जेस की इंड्यूस्ड हो जाएगी इसके दरमियान में। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एक इंड्यूस हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंड्यूस हो जाएगी, जिसको आप लोग INDUCD कह इंड्यूस कह देता हूँ। यानी ये देखो, अब अगर मैं ये कहूं कि इस साइड पे क्या होगी, ई पैदा होगी इसके अंदर, जो कि इंड्यूस्ड है, IND कह दिया है। ये किस वजह से है, ये जो अंदर डायपोल बने हैं ये उनकी वजह से है। और ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ ओरिजिनल, यानी जो अप्लाइड है आपकी, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, उसकी डायरेक्शन ये है, ये आपकी ओरिजिनल फील्ड है। ये देखो, ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगी। तो डाइलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन द सरफेस, इसका मतलब क्या हो गया कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, चार्जेस जो होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑन दी सरफेस। मैं ये यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक इंड्यूसेस
या इंड्यूस चार्जेस ऑन दी सरफेस, सरफेस के ऊपर ये क्या करता है, चार्जेस को इंड्यूस कर देता है। और ये फिर दूसरे लफ्जों में क्या करता है, ये देखो ये अंदर फिल्ड हो रहे हैं, तो ये फिल करता है, फिल अप इन द वॉल्यूम, ये क्या करता है, फिल्ड अप, जो कि किसमें होते हैं, इन दी वॉल्यूम, इसके अंदर होते हैं ये। अब क्या होता है कि अंदर के वॉल्यूम को तो ये फिल अप करता है, ये देखो ये अंदर का वॉल्यूम है उसका, यानी एरिया, लेंथ और जो सेपरेशन है, विड्थ जिसको आप लोग कह रहे हो, ये अंदर के वॉल्यूम को तो फिल अप करता है, लेकिन चार्जेस को क्या करता है, सरफेस के ऊपर लेके आता है। यानी चार्ज डेंसिटी क्या होती है उसकी, वो सरफेस के ऊपर आती है, लेकिन वॉल्यूम ये क्या करता है, अंदर फिल अप करता है। तो फिल्ड अप इन दी वॉल्यूम but develops charge density on the surface या at the surface, जिसको आप लोग कहते हैं अगर इंग्लिश, तो ये क्या करता है, at the surface के ऊपर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, नेट चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, जैसे नेट ओरिजिनल फील्ड अगर आप लिखना चाहो ई नेट, तो वो जैसे लिखोगे इसी तरीके से चार्ज डेंसिटी लिख देता हूं। तो ये देखो सिग्मा, ये चार्ज डेंसिटी है इसकी, तो ये ओरिजिनल माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा जो आप इसकी नेट होगी, ये देखो ये फार्मूला होगा इसका। सेम इसी तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं नेट की बात करूं टोटल, तो टोटल क्या होंगे, ओरिजिनल में से माइनस हो रहे होंगे, तो इसका मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसकी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे लफ्ज में अगर इन दी टर्म्स ऑफ इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ई ऑफ ओरिजिनल, यहां ऐसे करके ई ऑफ ओरिजिनल माइनस E of induced is equal to E of net, टोटल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ई नेट इसकी क्या होगी, ये डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करोगे तो उसकी ई नेट क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब अभी अगर इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इसका मतलब है ई जो है वो उसकी डिक्रीज हो गई है यहां। तो अब क्योंकि अभी हमने कहा कि इसके अंदर एक ई की जो वैल्यू है वो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ है। तो इसका मतलब है इसके अंदर इसकी एक डायपोल मूवमेंट आ गई, और वो जो डायपोल मूवमेंट इसके अंदर होगी वो भी तो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है। आई बात समझ में। और ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इसके अंदर आई है वो किस वजह से आई है, जब हमने इसको किसके अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो अब इसी को मैं अभी, क्योंकि अजानें हो रही हैं, अभी मैं इसको लिखता हूं, उसके बाद इसको मैं जैसी अजान खत्म होगी तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां से इसको मैं लिखता हूं,
अब वो अजान खत्म हो गई। अब ये देखो पुत्र कि डायपोल मूवमेंट जो है वो जो डेवलप्ड होती है, हमें पता है वो पी है, तो ये इंड्यूस डायपोल मूवमेंट आ गई। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे करती है, क्योंकि हमने बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आई है, ये उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव किया, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको यहाँ फाई, जिसको आप लोग यहाँ कहते हैं, यहाँ तो काई इसको कहते हैं। जो काई होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। वो इंशाल्लाह अगर मैग्नेटिज्म में आया तो उसमें बताऊंगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। तो ये रेशियो है किसकी? डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक जो भी मटेरियल है, ये क्या है? इज मेजर्ड ऑफ डायपोल मूवमेंट। जो डायपोल मूवमेंट डेवलप्ड होती है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, व्हेन अ यूनिट, जिस टाइम आप लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 यूनिट की, वो आप लोग उसके क्रॉस अप्लाई करोगे, तो उसको कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है। मैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को और ज्यादा भी बाद में डिफाइन करूंगा अगर टाइम हुआ तो, लेकिन यहाँ जो आपके पास जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से आपके पास, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है, ओरिजिनल जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कैसे डिक्रीज हुई, कि ओरिजिनल के विद रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई। और ये जो है काई इज इक्वल टू पाई बाई ई, जो मैंने कहा कि अगर हमने ये भी कहा इफ ई इज इक्वल टू 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो फिर आपके पास ये जो काय है वो किसके बराबर है? वो पी के बराबर आ जाती है। ये मैंने यहाँ नीचे लिखा। तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है? अब मैं अगर उसकी बात करूं तो उस पे आता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरी अप्लाइड फील्ड ई नॉट है, क्योंकि अप्लाइड फील्ड को आपकी वो डिक्रीज कर रही है जो आपकी इंड्यूस्ड फील्ड हुई है। अगर मैं ऐसे कहूं E naught be the applied electric field if E naught be the applied electric field. अगर E naught एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय E जो इंड्यूस्ड हुई, IND लिख रहा हूं, इंड्यूस्ड, if E naught be the applied electric field decreased by E induced, ठीक हो गया, एंड E net कह दो इसको, या E is the net electric field, net electric field, so ये देखो E naught ये applied डिवाइडेड बाय E जो आपकी नेट है, इसकी रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम लोग के कहते हैं। तो E अप्लाइड डिवाइडेड बाय E नेट जो है,
यानी ई नेट क्या है, अगर आप देखो तो मैंने पहले लिखा था ई नेट इज इक्वल टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड। ओरिजिनल ही को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये अप्लाइड है आपके पास, ये आपके पास ई बी द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर से फील्ड इसको दी है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई नॉट, ये मैंने पहले भी इसको लिख दिया है, तो ई नेट इज इक्वल टू ई ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड है। तो आपके पास ई नॉट बाई ई नेट की रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और यहां से ई नॉट इज इक्वल टू के इंटू ई ऑफ नेट आ गया, और ई नेट क्या है, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय के भी होता है आपके पास। तो ये आपके पास कई रिलेशन आ गए इस चीज के जो आपके डाइलेक्ट्रिक पे हैं। अब हमने क्या किया है, इसी तरीके से अगर मैं यही आपका डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर के दरम्यान में प्लेस करता हूं, तो उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, अगर यही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैं क्या करता हूं, एक कैपेसिटर के दरम्यान में प्लेस करता हूं, तो हमें पता है कि सी ऑफ ओरिजिनल ये किसके बराबर है, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होती है आपके पास। और अगर आपको याद हो, ये हमने निकाली भी थी कि ये आपके पास सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जिसको आप लोग कहते हो वो था, उसको भी आप लिख सकते हो, या ई ऑफ ओरिजिनल इंटू डी, या सिग्मा, मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ, सिग्मा की वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हमने ऑलरेडी सी ऑफ ओरिजिनल पढ़ी थी। ई विल डेवलप है क्योंकि हमें पता है कि ई जो है ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के होती है, ये हमने पढ़ा। अब नई कैपेसिटेंस क्या होगी, सी प्राइम, न्यू कैपेसिटेंस, ये ओरिजिनल अब न्यू कैपेसिटेंस है, सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी, अब देखो सी प्राइम, ये देखो सिग्मा ए था, सिग्मा ए डिवाइडेड बाय, अब ई की जगह क्या लिखूंगा, ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय के, ओरिजिनल का मतलब यहां इधर जो है आपके पास ये नेट, नेट में यहां ये ओरिजिनल कहलाएगी आपकी, ये ओरिजिनल कहलाएगी आपकी, ये याद रखिएगा, ये आपकी ओरिजिनल कहलाएगी, ई नॉट बाय के इनटू आपके पास डी आ गया, और यहां से सी प्राइम अगर देखो तो के सिग्मा ए डिवाइडेड बाय ई नॉट इंटू डी, और आपने ये पढ़ा कि ये जो अगर मैं इनकी वैल्यूज को पुट करूं तो मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा, सी प्राइम ये जो है ये बराबर है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, ये रिजल्ट आ जाएगा। मैंने वैल्यूज बीच में अभी पुट किए हो, ई नॉट की जगह वो जो सारी वैल्यूज हैं वो पुट किए हैं उसकी जगह, तो आपके पास नेट रिजल्ट वही जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पढ़ा वो आ जाएगा आपके पास। और यहां से अगर आप देखो तो सिंस ई इज ऑलवेज डिक्रीज, क्योंकि ई हमेशा डिक्रीज होती है, तो के याद रखिएगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, के ग्रेटर देन हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज होती है, और फॉर स्पेस, फॉर फ्री स्पेस जिसको आप लोग कहते हो, फॉर फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखिएगा। और यहां से आप अगर देखो के इज इक्वल टू सी प्राइम बाई सी आ जाएगा आपके पास, और सी प्राइम इज इक्वल टू सी इंटू के आपके पास आ जाएगा। तो ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, तो अभी भी आप अगर देखो तो आपके पास ये यही आएगा, इसमें कोई मतलब कि इतनी वो चीज नहीं है जो कि बहुत ही
आपको जो न समझ में आए, ये वही चीजें हैं। तो इसको आप बेशक ये भी कह सकते हो कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है कि आपके पास ये ओरिजिनल और डिवाइडेड बाय अप्लाइड फील्ड का है। तो आपके ई इज द, ये अप्लाइड है, ये आपका के है, ये अप्लाइड बाय के है आपके पास। ई नॉट आपकी अप्लाइड फील्ड है और डिवाइडेड बाय जो आपकी ये है ई जो है वो आपकी नेट फील्ड है। तो इसकी रेशियो को हम लोग क्या कहते थे, वो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा। तो ई नॉट बाय के लिखा है वो आपकी ई नेट है। तो इसको अगर मैं यहाँ आपके लिए और आसानी पैदा करूं तो मैं इसको कह सकता हूँ ई, चलो नेट कह देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो उससे। ई नेट, ये देखो ई नेट, ई नेट इसको कह देता हूँ ई नेट, ठीक हो गया। ये ई नॉट बाय के कहलाती है, ठीक हो गया। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई नेट डिवाइडेड बाय के होगा। तो ई नॉट बाय ई नेट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या थी, वहां से आई। तो ई नॉट बाय के हमने कहा ई नेट ही का, तो वो मैंने ई नेट पहले ही लिख दिया आपके पास। तो उसको मैंने यहाँ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कह दिया कि आपके पास ये वो है जो आपके पास ओरिजिनल यानी कि नेट आई, ये वाली। तो इसको मैंने नेट कह दिया ताकि आप लोग इसकी वो जो है डेरिवेशन है उससे कंफ्यूज ना हो होता है। तो फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो क्योंकि ई हमेशा डिक्रीज होती है हमने देखा। तो जब ई डिक्रीज होती है तो हमने ये पढ़ा है कि जहां भी ई डिक्रीज हो तो इसका मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज है। तो जब ई डिक्रीज है तो आप ये भी देख सकते हो, अभी मैं उसको लिखता हूँ कि ये देखो ई जब कम है, ई कम है तो इसका मतलब है सिग्मा भी क्या है, ये भी कम हो जाएगा। ई कम है तो सिग्मा कम है। तो जब आपकी ई कम होगी तो हमने एक रिलेशन पढ़ा ई इज इक्वल टू वी बाई डी। जब ई कम है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो जब ई कम है तो पोटेंशियल कम है, तो जब पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल का और कैपेसिटेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि V को कम करने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है आपके पास। तो ये रिलेशन आपने पहले ही पढ़े हैं, ये यहाँ से भी आपके पास आ जाएंगे पुत्र। तो अब इसमें एक चीज है जो कि समझने की है, बाज़ औक़ात मतलब कि आपको पता होनी चाहिए। एक चीज कहलाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन दोनों में फर्क क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा, एक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसमें फर्क गौर से समझना। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये रेशियो है आपके पास, कोई यूनिट नहीं रखेंगे, ये रेशियो है, दो रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो है, यानी K इज इक्वल टू E ओरिजिनल डिवाइडेड बाय E नेट, यानी दूसरे लफ्ज में C प्राइम बाय C। आई बात समझ में? कि रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड की और दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। जबकि डाइलेक्ट्रिक्स क्या चीज है कि डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास स्ट्रेंथ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि ब्रेक करती है आपकी डाइलेक्ट्रिक, यानी मिनिमम स्ट्रेंथ आप लोग कह सकते हो कि आपके डाइलेक्ट्रिक को वो कंडक्टर के अंदर क्या करती है, वो चेंज करती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन विथस्टैंड बिफोर गेटिंग आयोनाइज्ड, ये भी कह सकते हो आप लोग। या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच ब्रेक डाइलेक्ट्रिक, यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को ब्रेक करती है। तो इसको दो तरीकों से आप लिख सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
Dielectric strength is that electric field. Is that electric field, ये वो electric field है with break dielectric, यानी कि वो तोड़ती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके डाइलेक्ट्रिक को किसमें कन्वर्ट करती है, आपके डाइलेक्ट्रिक को कंडक्टर के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 × 10⁶ अगर आपको याद हो वोल्ट पर मीटर, ये ज्यादातर पर मिलीमीटर में होती है आपके पास, या यहां अगर आप देखो तो ये एयर की थी, तो इसका मतलब है एयर इंसुलेटर है। तो ये अगर यहां तक आप इससे जैसे ही ज्यादा करोगे अपने पोटेंशियल को, या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इससे अगर इंक्रीज कर जाएगी, तो आपका वो एयर जो है वो इंसुलेटर से कंडक्टर में तब्दील हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मैक्सिमम आपके पास वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अगर आप यहां तक आते हो तो आपकी एयर जो है वो इंसुलेटर ही रहेगी। जैसे ही इसको ज्यादा करोगे, यानी 3 के बजाय 3.1 कर देता हूं, 3.2 कर देता हूं, तो वहां अगर आप लोग कहते हो तो फिर वहां जाके आपके पास आपकी एयर जो है वो इंसुलेटर से कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये उसकी क्या कहलाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी कह सकते हो दूसरी डेफिनेशन, द maximum value of electric field, it can, ये dielectric, it can withstand before getting ionized. ये मैंने पहले भी आपके लेक्चर में ये चीज बताई थी, आयोनाइज्ड कब होता है वो, कि आयोनाइज्ड होने से पहले पहले तक जो भी उसकी वो जो स्ट्रेंथ होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कहलाएगी क्या, वो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी। बेटा ये भी याद रखना कि आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यही जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती हैं पुत्र। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वैक्यूम है आपके पास, तो आम तौर पे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 माना गया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी क्या है, वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी हम लोग अटेन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग वैक्यूम की बात वहां नहीं करते होते। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं, मैं ऐसे कह देता हूं, यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और यहां आपका वो मटेरियल आ जाएगा। ये देखो ये 3 चीजें हैं। अब देखो मटेरियल में मैं अगर बात करूं वैक्यूम की, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, 1, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक किलो वोल्ट पर mm, मिलीमीटर जिसका आप लोग कहते हैं, तो ये कितनी है, ये इन्फिनिटी है। तो क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होती, तो उसको अटेन करना बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबले में अगर देखो तो आपके पास ग्लास जो है, पायरेक्स नाम सुना होगा आपने ग्लास का, ये जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 5.6 होता है, और मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 14 किलोवाट पर mm। अगर हम लोग इतना पोटेंशियल इसको दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, तो ये है। इसी तरीके से मैका आपने नाम सुना होगा, माइका की शीट आपने सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इसका 3.6 होता है, लेकिन वोल्टेज कितनी दें, 12 तक देते हैं। इसी तरीके से बैकालाइट 4.9 है, स्ट्रोंशियम है वो 310 है, फिर ऐसे वाटर जो पानी है
तो पानी की क्या है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, लेकिन याद रखना उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है आपके पास। आप कोई पोटेंशियल नहीं देते उसको, आप कोई पोटेंशियल नहीं देते तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। तो इसका मतलब है हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते बीच में। क्यों? क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ही नहीं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही 0 है, इसलिए वाटर की बात नहीं की जाती। एयर है, उसकी आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.0059 ये है, और लेकिन उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 3 किलोवोल्ट पर एमएम है। तो हम लोग फिर ज्यादातर एयर की बात करते हैं, और अगर आपको याद हो 3 × 10 की रेज़ पावर 6 मैंने लिखा था, उसमें वहीं से लिखा था, तो इसलिए हम फिर एयर की बात कर सकते हैं, हम लोग वहाँ इसकी बात कर सकते हैं, बाकी जो मटेरियल्स हैं उनकी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। लेकिन आपके पास वाटर की कोई नहीं है। वाटर तो आप कुछ भी ना वोल्टेज दो, वो 0 है उसकी, और वो फिर आपका क्या है कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 80 है, तो लेकिन उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है ही 0। कोई वोल्टेज ना दो तो भी क्या होगा, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब वो विद स्टैंड हो ही नहीं सकता, तो वो पहले ही आयनाइज हो जाता है, ये समझ लो। अच्छा जी, अब इसी तरीके से अगर हम लोग कोई मेटल प्लेस कर दें, अगर हम लोग इन प्लेट्स के दरम्यान में मेटल को प्लेस करेंगे, तो याद रखना होता है उसकी जो ई होती है वो 0 होती है। ये देखो, अगर इधर पॉजिटिव हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ मेटल प्लेस कर दूं, मैं अगर मेटल रखूं तो यहाँ आपके पास इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी सेम उसी तरीके से ए इधर भी हो जाएगी, ई इतनी उधर हो जाएगी, यानी ई ऑफ प्लेट में जो इंड्यूस हुई है वो ई ऑफ इंड्यूस हो जाएगी। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आ जाएंगी, तो ई नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी ई नेट जो है वो क्या है, ई ऑफ प्लेट इज इक्वल टू ई ऑफ आपके पास इंड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए ई ऑफ नेट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ ई ऑफ प्लेट ई ऑफ इंड्यूस, तो इसलिए ई नेट आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये केस कौन सा है, ये मेटल का केस है पुत्र, ये याद रखना होता है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। हम पानी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते एज ए डाइलेक्ट्रिक के तौर पे, और हम क्यों मतलब बाकी मटेरियल करते हैं, और हम वैक्यूम को क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होती है, तो इन्फिनिटी अटेन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इन्फिनिटी को अटेन करना। तो ये रीजन है पुत्र इसके अंदर। उम्मीद है कि अब आपके पास आपको डाइलेक्ट्रिक का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और यहाँ ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनना है, क्योंकि हमने डाइपोल मोमेंट की बात की, इसका मतलब पोलराइजेशन होती है इसके अंदर, तो पोलराइजेशन आ जाती है। ये जो डाइपोल का बनना जो होता है ये पोलराइजेशन भी कहलाता है। आप लोगों ने इससे पहले इसको स्टडी किया है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अब आपको डाइलेक्ट्रिक का कुछ न कुछ कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई भी ऐसा मतलब क्या इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर पूछना होता है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ने आपके पास जो और कैपेसिटर टाइप्स जो उसकी हैं उनको इंशाल्लाह स्टडी करने जाएंगे पुत्र।